एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार हमारे प्रिय कवि अज्ञेय हीरानंद वात्स्यायन का तीसरा व्याख्यान सुन चुके हैं। आज हम चौथे पायदान पर पारंपरिक तौर पर पिछली बार हमने प्रभाकर माचवे के द्वारा कवि को लेकर कहे गए ये शब्द कवि पर सटीक बैठते हैं। अद्भुत जीवटता, कवि में सहिष्णुता और कठिन परिश्रमी कहे थे, और इसमें कोई शक नहीं। हम दूसरे आलोचक के बतौर हम देखेंगे कि असाध्य वीणा को लेकर के हरदयाल जी कहते हैं कि इस कविता में घटना तत्व की क्षीणता है, यानी घटना छोटी सी है, एक ही है, यानी क्षीण है, बहुत छोटी सी घटना है। इसके बावजूद कविता लंबी कविता है और लंबी चलती है, वर्णनात्मकता है, चित्रात्मकता है, प्रतीकात्मक कविता है। ये कविता को समझते हुए, पढ़ते हुए हम इस बात पर विशेष गौर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कविता वही नहीं है जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, इससे भी अंदर का, दूर का मामला है। और लगातार कवि कविता के माध्यम से सत्य की खोज करते हुए नजर आते हैं, यानी सत्य के राही रहे हैं, सत्य के खोजी रहे हैं, जो अन्य रचनाओं में भी इस तरह का इनका जज्बा, प्रयास देखा जा सकता है। और कविता में रहस्यवाद है और नव रहस्यवाद है, जिसके बारे में हम अभी शुरुआत में इतना बता दें कि ये रहस्यवाद जो अन्य कवियों में होता है वैसा यहाँ है, थोड़ा अलग हट करके है, और समकालीन परिस्थितियों में पारंपरिक तौर पर जिस तरह से होता है उस तरह से नहीं, बल्कि यहाँ नव रहस्यवाद है। इस पर हम आगे बराबर रोशनी डालते रहेंगे। आप जिस कविता को सुन रहे हैं, ये आंगन के पार द्वार से ली गई अंतिम लंबी कविता है, असाध्य वीणा। हम पढ़ रहे थे इस कविता का वो अंश जहां हमने छोड़ा था। तात प्रियमवद, तात प्रियमवद लो ये सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र प्रिय सुख, जनमात्र प्रतीक्षमाण। सभी को जैसे इस बात की प्रतीक्षा रही है, सभी प्रतीक्षातुर है, उत्सुक है, और प्रचंडता के साथ उनकी उत्सुकता इस बात के लिए, जानने के लिए है, वो यही वीणा है जो आपके सम्मुख रखी गई है। रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, तुम्हारे सामने रखी गई यह वीणा वज्र कीर्ति के द्वारा साधना और मंत्रों से बनी हुई यह वीणा है। और इस वीणा को आपके सामने रखने के बाद आसपास क्या है इस पर भी राजा ससम्मान कहते हैं, अपनी स्थिति उपस्थिति भी बताते हैं, और आसपास का परिवेश भी दर्ज कर रहे हैं। ये एक विशिष्टता है उस कवि की, और परिवेश बनाने की, और उत्सुकता को और उजागर करने और उसको प्रचंड करने के लिए
ऐसा एक वातावरण बना रहे हैं कि यह वीणा है और आसपास क्या कौन है, मैं हूं, मेरी रानी है और मेरी पूरी भरी हुई सभा है। बात यही नहीं, जब अगर ये बजेगी या नहीं बजेगी तो भी इसकी बात यहां तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, अपितु जन मात्र प्रतीक्षमाण, जन सामान्य भी प्रतीक्षातुर है, वो भी प्रतीक्षारत है। इसलिए इसकी खबर तुरंत आस पास पहुंच जाने वाली है। दरबार से बाहर जो है जनमानस, वो भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वीणा बजेगी या नहीं, या ऐसे ही असाध्य वीणा कही जाती रहेगी। इस तरह से जनमानस में इस वीणा को लेकर के भी उदग्र उत्सुकता है, इसलिए उनमें एक प्रतीक्षा है जो लगातार देखी जा सकती है। आप आगे बढ़ते हैं। केश कंबली गुफा गए ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, प्राण प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला और राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति। देखिए, कविता वैसे तो सामान्यतः परिचयात्मक तौर पर चल रही है। पहले राजा ने वीणा का पूरा समग्र परिचय दिया, वीणा की खबर दी, वीणा का इतिहास बताया, परिवेश बताया, उसकी निर्माण करने की प्रक्रिया बताई, उसका निर्माता बताया, और रख देने के बाद उस परिवेश का पूरा का पूरा खाका खड़ा कर दिया। अब बारी है केश कंबली की, और केश कंबली भी देखिए, इसे कवि कह रहा है कि केश कंबली गुफा गेह ने। अब उसका सारा ही परिचय इस पंक्ति में निहित है। वो जो गुफावासी है, गुफा को ही घर मान करके चलता है, और कम्बल जैसे जिसके केस है, उसने खोला कंबल, और कंबल खोल करके धरती पर बिछाया। ऐसा नहीं है कि वो आए और बैठ गए, या राजा के बिछाए हुए आसन पर बैठ गए। अगर उनका बिछा हुआ भी था तो भी वो अपना स्वयं का कंबल उस जगह पर बिछाते हैं, और उस पर बैठने से पहले अपना स्वयं का कंबल बिछाते हैं, और किस तरह से धीरे से उस धरती पर चुपचाप बिछा दिया, पूरी तरह से तत्परता के साथ। अब वो एक ही काम कर रहे हैं कि अपने बैठने का स्थान निर्धारित कर रहे हैं, निर्धारित वहीं जहां पर बताया गया। लेकिन कलावंत ने हेर फेर किया तो इतना कि वो वैसे ही नहीं बैठ गए जैसी वहां पर जगह थी, बल्कि अपना स्वयं की वो जिस पर अक्सर वो बैठा करते थे, उसी वैसी ही अनुभूति बनी रहे। साधक अपनी साधना जिस तरह से प्रतिदिन किया करते हैं, जहां बैठकर, जिस पर बैठकर, उसी पर बैठ करके अब वो, यानी वैसा ही स्थान निर्मित कर रहे हैं। उसी कंबल पर जिस पर वो लगातार बैठा करते थे, उसी कंबल को यहां भी बिछाते हैं। वो महल राजा का हो या उसकी गुफा हो, जिसमें वो अपना स्थान बनाते थे कंबल बिछा करके बैठने का, वो यहां पर भी बिछाते हैं। वीणा उस पर रख, अब उसने उस कंबल पर बैठने के बाद वीणा भी रख ली है, और रखने के बाद पलकें मूंद ली, प्राण खींचे और प्रणाम किया।
प्राण खींचने का मतलब सांस ली, लंबी सांस ली। ये देखिए, इससे थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकलते हैं। आप अपने आसपास का परिवेश कुछ इसी बिंदु पर, इसी शब्द पर केंद्रित होता हुआ देख सकते हैं। आपने नाम सुना होगा बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव ने इस समय एक ट्रेंड, एक प्रवृत्ति निर्मित की है, जो पूरे देश में, हर जिले में, हर शहर में योग करने का एक एक जज्बा पैदा किया लोगों में, प्रशिक्षण दिया कुछ लोगों को, हरिद्वार बुला बुला करके उनको प्रशिक्षित किया और वापस उनको अपनी अपनी जगह, अपने अपने शहर, अपने अपने जिले, अपने अपने प्रदेश में भेज दिया और उम्मीद की कि वो अब बाबा रामदेव का ये स्वास्थ्य प्रदान करने वाला अभियान चलाएं, सबको योग सिखाएं, घर घर में योग हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। तो इसके लिए उन्होंने 5-6 ऐसे योग प्राणायाम सिखाए, जिसमें वो लंबी सांस खींचना, सांस लेना और छोड़ना, जोर से खींचना और जोर से बाहर फेंकना, जिससे कि फेफड़ों में साफ हवा जाए और गंदी हवा बाहर निकले। इसी के साथ बाबा रामदेव अपने उन प्रशिक्षुओं को हर शहर में भेज चुके। पिछले 8-10 साल से ये अभियान चल रहा है और अब बच्चा बच्चा भी इससे परिचित हो चुका है और ये देखा गया, ये पाया गया कि उनके इस अभियान में शहर के जाने माने प्रतिष्ठित लोग भी इकट्ठे हुए और सुबह सुबह 2-2 घंटे के लिए ये प्राणायाम का अभियान चालू किया। प्रमाण के लिए मैं कह दूं कि आज से 7-8 साल पहले मैं भी खुद भी इसी जिले में, कॉलेज के बगल में पुलिस परेड ग्राउंड में उनका कार्यक्रम हुआ। मैंने पूरे 7 दिन तक वहां जाकर के देखा और किया। तो जो अनुभूति हुई वो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली रही और लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि ये बेहद बेहतर काम है, हमारे पास वक्त नहीं है वरना हम भी जाते। तो इस तरह से कहने का आशय ये कि प्राण खींच करके प्रणाम, प्राण खींचने का मतलब यहां लंबी सांस लेने से, और प्राण खींचने का दूसरा अर्थ यह हुआ कि प्राणों पर केंद्रित होकर के अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते हुए पूरी प्रकृति को प्रणाम किया, वीणा को प्रणाम किया। और इस पंक्ति में जो बात आई है उसमें कितनी प्रतीकात्मकता है, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिंब धर्मी ये कविता, जिसमें बिंब खड़े होते हैं, बार बार बिंब बनते हैं, जो आंखों से सामने साक्षात नजर आते हैं। हम अनुभूति में उसे बिल्कुल साकार होता हुआ महसूस करते हैं कि फिर वीणा उसने सामने रखी, प्राण खींचे करके प्रणाम। अस्पर्श, स्पर्श नहीं किया, लेकिन फिर भी छुआ। क्या छुआ? तार छुए, छुअन से, हाथ से नहीं, उंगली से नहीं, हाथ बढ़ाया नहीं, उंगली से तार को स्पर्श किया नहीं, फिर भी उन्होंने कैसे छुआ? छुआ, अस्पर्श। किससे स्पर्श किया? यह प्रतीकात्मक था। और फिर धीरे से बोले, क्या बोले? राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, मैं तो किसी तरह से मानता ही नहीं हूं कि मैं कलावंत हूं। और चूंकि ये वीणा जो बजाई गई है, बनाई गई है, इन वीणा को बजाने वाले कलावंत होते हैं, साधना करते हैं, लंबी साधना करने के बाद, रियाज अभ्यास करने के बाद ये वीणा बजा करती है। और वही बजाते हैं जो रात दिन साधना करते हैं। राजन, मैंने इस तरह से इस वीणा को
साधना करके नहीं बजाया, न मैं वीणा वादक हूं, मैं कलावंत हूं नहीं। ये भी सही है, सच है कि आ, केश कंबली अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे राजा ने वीणा और वीणा के आसपास के परिवेश को स्पष्ट कर दिया था, सारी स्थिति हूबहू बयां कर दी थी। उसी तरह से केश कमली भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। जब कलावंत ही हार चुके हों तो मैं तो कलावंत ही नहीं हूं, इसलिए मुझसे उतनी उम्मीद करना भी ठीक नहीं होगा। ये मैं पहले ही स्वीकार कर लेता हूं। हारने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हारता वो है जो ये कहता है कि मैं इसे जीत कर रहूंगा, और नहीं जीते तो क्या होता है परिणाम? असफलता, हार। तो यहां पर कलावंत आए, दावा किया जीतने का, बजाने का, और वो ऐसा नहीं कर सके, तो वो असफल हुए, लौट गए। और इस जिसे आप वीणा कह रहे हैं, अब जिसे अब असाध्य वीणा कहा जाता है, मान लिया गया है, इसका मतलब ये साफ है कि वो जो कलाकार थे, जिन्हों कलाकार होने का एहसास था, गर्व था, घमंड था, उनका गर्व भी चूर चूर हुआ। यही आपने मुझे बताया था। तो मैं तो कलावंत हूं ही नहीं। देखिए, विनम्रता जिसे कहते हैं, जो साधक होता है, जो अपने कृत्यों का घमंड करता है, अपने गाल खुद बजाता है, अपनी अपनी करनी और अपनी खूबी खुद बताता है, उनके सामने फिर महासंकट खड़ा होता है, हार सामने मुंह बाएं खड़ी होती है, तब फिर सिर नीचा करके देखना पड़ता है। यही बात यहां कही जा रही है कि राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं। क्या है फिर? मैं शिष्य हूं, मेरे गुरुजी रहे हैं, और मैं उनके शिष्यत्व में मैंने साधना की है। दो ही काम किए हैं, शिष्य होकर के साधना की है। लेकिन मैं किसी भी चीज का कलावंत होने का दावा नहीं करता। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, हां, एक बात जरूर है जिसको वो कह सकते हैं, और ये बात कह रहे हैं कि मैंने शिष्य होकर के इतना समझ सका हूं, इतना जान सका हूं, साधना करने के बाद गुरु जी के द्वारा पास में बैठ करके जो मैंने साधना की, उससे इतना जरूर हासिल हुआ है, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, जो नहीं कहा जा सकता, वो कहने के बाद वो सत्य रह नहीं जाता। इसलिए अनकहे का, उसका मैं साक्षी हूं कि सत्य क्या है, इसका मैंने अनुभव किया है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राजा जब स्थिति बयां करते हैं, उसी तरह से उसी परंपरा को निभाते हुए कवि केश कमली को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और ये दिखाते हैं कि कितनी विनम्रता के साथ वो ये बयां करता है कि मैं कलाकार नहीं हूं, ये उम्मीद मुझसे नहीं की जाए। हाँ, मैं शिष्य हूं, और शिष्य में जितनी विनम्रता हो सकती है उससे, क्योंकि गुरु के सामने वो झुक करके सारी शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य शिष्य वही भला होता है, वही सफल होता है, जो विनम्रता से शिक्षा ग्रहण करता है। साधक अपनी साधना में लीन तभी हो पाता है जब वो गुरु से कुछ चीजें सीखता है विनम्रता के साथ। और जब यही चीज लंबी लंबे समय तक चलती रहती है, तो वो अनकहे सत्य का भी साक्षी हो जाया करता है, जैसा केश कमली हो चला है। पर वो कलावंत नहीं है। वज्र कीर्ति ने प्राचीन कीट तरु अभिमंत्रित वीणा, यानी वज्र वज्र कीर्ति की प्राचीन कीट तरु से बनी और अभिमंत्रित वीणा जो मेरे सामने सम्मुख रखी है, उनके मंत्रों से, विभिन्न प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित होने के बाद ये वीणा
साकार होती है। इसका तो क्या केश कमली कह रहे हैं, अभिमंत्रित वीणा ध्यान मात्र इनका तो गद गद, इनका तो विवल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रेमबद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। अब ये देखिए शब्द चित्र खींचा गया है कवि ने, उस स्थिति का प्रियमबद पर फोकस किया गया है, जिस तरह से कैमरा बिल्कुल प्रियमबद के चेहरे पर टिका दिया गया हो। वो कह रहे हैं, इतना ही बोला, क्या बोला, इस वीणा का तो ध्यान करने मात्र से गदगद गदगदायमान हो गया हूं। यानी मेरे अंदर कितनी खुशी है, कितनी लहरें खुशी की उठ रही है, वो मैं इस तरह से बयान नहीं कर पा रहा हूं। इनका तो विवल कर देने वाला है ध्यान मात्र, यानी कितना विवल हो उठा हूं मैं, कितना खुश हूं मैं अंदर से, ये तो सिर्फ इसका ध्यान करने मात्र से हो रहा है। ये कहने के तत्पश्चात प्रियमबद चुप हो जाता है, चुप्पी साध लेता है। और उसी चुप्पी में यह देखा गया पूरी सभा भी मौन हो जाती है। अब फिर हरकत हुई। वो हरकत क्या हुई कि अब उस साधक ने वाद्य उठाया और गोद में रख लिया। ये सब कुछ होने के पश्चात अब केश कमली धीरे धीरे झुक उस वीणा पर, तारों पर उसने अपना मस्तक टेक दिया। ये एक शब्द चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कलावंत नहीं मानने वाला प्रियमबद, शिष्य और साधक मानने वाला प्रियमबद सिर्फ इतना करता है और मौन हो जाता है। हरकत में दो तीन चीजें होती है, वीणा उठाई जाती है और उस पर झुकता है और मस्तक को भी तारों पर टेक देता है, जो वीणा के तार है। तो इस तरह से ये कविता, जिसमें कुछ हमने ये पंक्तियां पढ़ी, इसमें एक शब्द चित्र खींच दिया गया है कि कवि ये दिखा रहा है कि राजा की सभा है, राजा की सभा में सभासद बैठे हुए हैं, केश कमली आते हैं, प्रियमवद से राजा सारी बातें वीणा की बता देते हैं, इतिहास और उसकी रचना प्रक्रिया संरचना। और के बाद सिर्फ इतना घटित होता है कि सारी सभा प्रियमवद के साथ ही मौन हो जाती है और सभी चुप्पी साध लेते हैं। इसके बाद एक हरकत कहीं अगर होती है पूरी सभा में, सब लंबी सांस खींच के बैठ गए हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। ये सिर्फ साधक के साथ नहीं हुआ, राजा के साथ नहीं हुआ, केवल रानी के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरी सभा ही मौन हो गई। ये कवि की एक खास खूबी है और उस कलाकार नहीं, उस साधक की खूबी है कि वो खुद मौन होता है पहले और सबको मौन कर देता है। यूं कहा जाता है कि मौन, जो मौन धारण कर लेता है, हर परिस्थिति में मौन धारण कर सकता है, उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। क्योंकि दुश्मन तभी होता है जब हम कुछ बोलते हैं, बोलने से ही सारे द्वंद्व, झगड़े, लड़ाई, युद्ध हुआ करते हैं। अगर एक पक्ष चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजा करती। इसका मतलब झगड़ा तभी होगा जब दोनों हाथ ताली बजाने वाले हैं। तो ताली जब तक नहीं बजेगी, जब तक दो हाथ नहीं होंगे। तो बेहतर यह होगा कि अगर मौन साधने का अभ्यास कर लिया जाए। हम आज के पाठ से इतना समझ सकते हैं, इतना महसूस कर सकते हैं कि मौन में बड़ी ताकत होती है। और कितनी ताकत होती है, तो ये कविता के अंत में जाकर के प्रिय विद्यार्थियों आपको एहसास होगा, इस रहस्य का भी खुलासा होगा
कि मौन अंततः मौन ही विजेता होता है। और अब तक जितने कलाकार आए थे, कला का दावा कर रहे थे बोल बोल करके, वो बोल करके हार जाते हैं, क्योंकि जैसा बोला गया वैसा हुआ नहीं। और यहां कलाकार कुछ बोल नहीं रहा, मौन हो रहा है। ये चुनौती है, राजा भी समझ रहा है। और राजा ने जो ही केस कमली को देखा, वो देखते ही एक एहसास हुआ कि निश्चित तौर पर ये वज्र कीर्ति निर्मित, किरीट तर से निर्मित ये वीणा बजेगी जरूर। असाध्य हुई है तो इसका एक कारण था। क्या कारण? कि अब तक जो भी आए वो कलाकार थे थोथे, वो बकबकी कलाकार आए थे, जो बोलते अधिक करते कम थे। धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश है कि इसी वीडियो को सुनते हुए जब लाल निशान देखें तो उस पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि ऐसा करने से जो भी वीडियो आगे बनाने वाला हूं वो आपके सामने सर्वप्रथम हाजिर होगा सुबह 5 बजे। और आपको भी चाहिए कि सुबह सुबह जो ही 5-6 के बीच में वीडियो डले, आप इसे सुन लें। और अगर सुबह सुबह आपने सुना है तो दोपहर से ज्यादा उसका असर होता है। अब इसका आशय ये कि वीडियो को सुबह सुबह देखना ना भूलें। धन्यवाद।